हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय टेलीप्राइम प्लेलिस्ट। आज का जो टॉपिक्स है वो है अपने लोग का पेरोल के ऊपर। ठीक है, पूरे पेरोल का एक ओवरव्यू लेंगे और उसको टैली में एंट्री कैसे होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो मैंने अभी तक यहाँ तक सिखा दिया है। जो जो ये टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किया गया है सारा टॉपिक मैंने मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा अगर आप नए हैं इस वीडियो में तो। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो करें, उसमें आपको पूरा टैली शुरू से लेके अभी तक जो भी मैंने सिखाया है सारा इंट्रीज है। और अगर इस प्लेलिस्ट को फॉलो भी करेंगे ना तो आराम से आपको एक जॉब तो मिल ही जाएगा, और जो एक्सपीरियंस पर्सन है उसको कुछ तो नॉलेज यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पेरोल का वीडियो। ठीक है, तो देखिए पेरोल एक्चुअली होता क्या है। पेरोल वो होता है जो एक अपने कोई भी कंपनी है एक सैलरी देती है अपने एम्प्लॉय को या फिर फैक्ट्री में वर्कर को, तो उसका एक ना पेरोल बनता है। पेरोल मतलब उसका एक डेटाबेस बनता है सैलरी रिलेटेड। ठीक है, सैलरी, ईएसआई, पीएफ। ठीक है, ये सब टर्म्स आपने सुना होगा। ईएसआई पीएफ क्या होता है, ठीक है। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, ठीक है। बेसिक सैलरी क्या होता है, ये सब सारा पार्ट जो है वो पेरोल का है। ग्रेजुटी मिलता है उसमें, पेरोल में ऑल्सो ग्रेजुटी का भी पार्ट होता है। ठीक है, और कुछ लोगों से सुने होंगे कि मेरा सीटीसी इतना है, तो सीटीसी क्या होता है, ये सब हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे इसके बारे में। ठीक है, एक ओवरव्यू मैं दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये मैंने एक सीट बनाया है, सैलरी कैलकुलेशन बोल के एक सीट है मेरा। तो कंपनीज में क्या होता है, मतलब हम लोग भी अगर सैलरी का सीट बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, पहले तो एक्सेल में बनता है, उसके बाद वो इंट्रीज होता है किसी भी सॉफ्टवेयर में, चाहे टैली हो, चाहे जोहो हो, चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर में। पहले एक्सेल बनता है, उसके बाद इंट्रीज होता है। तो मैंने एक डेमो डेटा लिया है, बट जो कैलकुलेशन है वो भी एक डेमो है, बट डिडक्शन का जो कैलकुलेशन वो एक्चुअल है। ठीक है, डेटा डेमो है लेकिन कैलकुलेशन एक्चुअल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि पहले हम लोग लिख देते हैं ऊपर में कंपनीज का नाम, तो पेरोल एंड कंपनी एक डेमो कंपनी में लिख दिया। फिर लिखा जाता है सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, ये अप्रैल का एक सीट बनता है, या फिर एक पूरा ही वर्कबुक अप्रैल का बन जाएगा। ठीक है, उसमें स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे पहला कॉलम क्या है, सीरियल नंबर दे दिए। ई कोड मीन्स होता है इम्प्लॉय कोड, तो एक इम्प्लॉय का कोड आ गया यहाँ पे। ठीक है, इम्प्लॉय का एक कोड आ गया। ठीक है, तो इम्प्लॉय का कोड यहाँ पे दे दिए सेकंड कॉलम में। थर्ड, इसके बाद एक कॉलम बनाते हैं नेम, तो इम्प्लॉय का नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं, लाइक अगर एम्प्लॉय के फादर्स का नाम देना है तो ऐड कर दिए। ठीक है, मतलब जैसे आपको डेटा आपको चाहिए वैसा डेटा बना सकते हैं। ठीक है, फादर्स नेम। उसके बाद अब यहाँ पे आप और डाल सकते हैं, लाइक कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, जो जो डेटा आपको चाहिए वो डेटा आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद स्किल टाइप यहाँ लिखा जाता है। स्किल टाइप क्यों लिखा जाता है, जब हम लोग बोनस और बोनस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और बेसिक सैलरी के बारे में पढ़ेंगे, तो इसका यूज होता है स्किल का। एक्चुअली स्किल बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह नहीं होता है। काफी प्राइवेट कंपनी में स्किल का यूज नहीं होता है, मतलब ये स्किल टाइप का यूज नहीं होता है। कुछ कुछ कंपनी में इसका यूज होता है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो देखिए गवर्नमेंट ने ना कुछ डिफाइन करके रखा है स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल, ठीक है, और हाई स्किल के बारे में। जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ना एक अलग से नोटिफिकेशन करती है कि किसका सैलरी किस लेवल तक होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा, तो मैं दिखाता हूँ। मैं गवर्नमेंट का एक साइट है अपना वेस्ट बंगाल का, उससे मैं डाउनलोड करके रखा हूँ एक फाइल, मैं दिखा देता हूँ आपको। वो फाइल कहाँ गया, सर्कुलर, हाँ, ये एक सर्कुलर है। एक जस्ट सेकंड, एक सर्कुलर, ठीक है। इस सर्कुलर में लिखा गया है द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर द एम्प्लॉय employed in the following 30 days scheduled employment in the state of West Bengal shall be effected in the period of 1st January 2024 to जून। मतलब इस जनवरी फर्स्ट से लेकर 30 जून तक का एक मिनिमम रेट ऑफ वेजेस का एक सर्कुलर है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग चीज बना हुआ है। जस्ट सेकंड, जूम इन। तो इसमें देखिए यहाँ पे लिखा गया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ये रेट है। ठीक है, ये इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, रिपेयरिंग वर्कशॉप, गैरेज के लिए एक रेट फिक्स किया गया है। मतलब जोन वन, जोन टू। जोन वन क्या होता है, जोन वन मेंशन किया गया है नीचे में, मैं जोन वन दिखा देता हूँ क्या होता है।
जोन वन मतलब कॉर्पोरेशन एरिया जो होता है ना, सिटीज। जोन वन ये होता है एरिया अंडर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी नोटिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, थर्मल पावर प्लांट एरिया इंक्लूडिंग टाउनशिप, ये सब जोन वन में आता है। जोन बी में रेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। बाकी जो भी इसके अलावा है वो जोन बी में जाता है, ठीक है। अब आते हैं एक बार ऊपर। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, ठीक है। रेफरल, ये सब कुछ कैटेगरीज है, कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय किस टाइप के होंगे। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी डिफाइंड अंडर सेक्शन में, ये मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है कुछ। इसका अनस्किल जो है, जो भी लेबर है, जो लेबर क्लास है, उन लोग को जोन वन में, जोन ए में, सॉरी वन बोला हूँ, जोन ए में पर मंथ आपको मिनिमम इतना वेजेस देना पड़ेगा और पर डे इतना वेजेस देना पड़ेगा, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया है। और जोन बी में 9210 मिनिमम पर मंथ देना पड़ेगा और 354 मिनिमम पर डे देना पड़ेगा, ठीक है। ऑटोमोबाइल के केस में भी सेम है ऐसे ही। ऑटोमोबाइल के केस में थोड़ा और डिफाइन कर दिया गया है, इसमें सिर्फ अनस्किल है लेबर के लिए बताया गया है, और यहाँ पे सारे स्किल के लिए बताया गया। मतलब अनस्किल में क्या क्या आता है, हेल्पर, वॉशरमैन, अटेंडेंट, प्यून, क्लीनर, स्वीपर, सिक्योरिटी मैन, इन लोग का सैलरी डिफाइन किया गया मंथ वाइज और पर डे वाइज। सेम स्किल में क्या क्या, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ये सब कुछ कुछ है। अब जो ऑफिस में काम करते हैं, जो लोग ऑफिस में बैठते हैं, उनके लिए एक अलग है। ये रहा ऑफिस के लिए, स्टेब्लिशमेंट एज डिफाइंड अंडर सोप एंड स्टेब्लिशमेंट एक्ट 1963। इसके तहत हम लोग को ऑफिस में जो ऑफिस वर्क में आते हैं लोग, उनके लिए ये है 11 नंबर, सीरियल नंबर 11 जो है उसका है ये, ठीक है। तो इसमें भी सेम है, देखिए अनस्किल में प्यून, क्लीनर, स्वीपर, सिक्योरिटी गार्ड, बियरर और मैसेंजर, ये इन सबको रखा गया अनस्किल में। इन लोग का मिनिमम वेजेस क्या है, 9841, 9841 रुपीज पर मंथ और 379 रुपीज पर डे। सेमी स्किल में क्या है, ड्राफ्टरी असिस्टेंट अकाउंटेंट जो होते हैं, उन लोग का सैलरी क्या है पर मंथ, 10,826 और 416 पर डे। स्किल में क्या है, क्लर्क, टाइपिस्ट, ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस मेंटेनेंस एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टाफ, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अकाउंटेंट। इसका सैलरी क्या होगा पर मंथ, 11,909 और 458 पर डे। हाई स्किल में क्या है, हेड अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, रिसर्च डेवलपमेंट स्टाफ, मार्केटिंग, ऑफिस सुपरवाइजर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज, ये जितने भी हाईली स्किल्स है, ये इनका सैलरी क्या है पर मंथ, 13,099 और 504 पर डे, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो डिफाइन जब कर दिया, इसीलिए हम लोग को ये वाला मेंटेन करना पड़ता है, स्किल है, सेमी स्किल है, ये सब क्या है, यहाँ से डिफाइन, ठीक है। अब देखिए ये तो गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया। अब कंपनीज में क्या होता है, कंपनीज में वैसे नहीं चलता है, ठीक है। कंपनी में क्या होता है कि एक सैलरी, आप कभी भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप, जैसे अगर आप जूनियर अकाउंटेंट है, ठीक है, आपको नॉलेज नहीं है कुछ प्रैक्टिकल चीज का, बट आप थ्योरी सीख के आए हैं, आप टैली जानते हैं, यूट्यूब देख के सीख लिए या कहीं से सीख लिए, ठीक है। तो अब जब जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या क्या आता है, कुछ क्वेश्चन किया जाता है। फिर टैली में आपको बैठा के बोला जाएगा परचेज एंट्री, परचेज का एक बिल बनाइए या सेल का एक बिल बनाइए, ठीक है। कुछ जर्नल एंट्री बोल देगा पास करने, ठीक है, ये सब बोल सकता है। तो वो सब कर दिया, उसके बाद फाइनल हो गया कि हाँ भैया ये 10 जन में से ये इसका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद आपसे सैलरी निगोशिएशन किया जाएगा। तो जब सैलरी निगोशिएशन आता है, तो सपोज कीजिए कहीं आपको बोला जाएगा, मैं अभी आप नए हैं, फ्रेशर है, तो आपको 15,000 पर मंथ दिया जाएगा। तो 15,000 जो है ना, वो 15,000 डायरेक्ट बोल दिया जाता है, फिर उसके बाद ये सब नहीं देखा जाता है कि क्या क्या है, ठीक है। एक 15,000 बोल दिया गया कि चलो मिनिमम वेज हम आपको 15,000 सैलरी देंगे, मतलब सीटीसी देंगे, उसको बुलाता है 15,000, यहाँ पे 15,000 सीटीसी, ठीक है, सीटीसी। सीटीसी क्या होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली सीटीसी का मतलब होता है, मैं बता देता हूँ, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट टू कंपनी, ठीक है, कॉस्ट टू कंपनी, इसका मतलब ये होता है। कॉस्ट टू कंपनी का मतलब, सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, ठीक है। अब देखिए इस 15,000 में क्या होता है, मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे 15,000 नहीं, चलिए 15,000 का एग्जांपल लेता हूँ। तो 15,000 मैंने यहाँ लिख दिया, एक भीतर में मैंने 15,000 लिख दिया कहीं पे, ठीक है। इसी के बेस पे ये सारा कैलकुलेशन किया गया, ठीक है। अब 15,000 में कंपनी डिफाइन करके रखी है कि जो भी सैलरी आपको हम लोग बताएंगे,
उसका 50% हम लोग बेसिक में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद बेसिक सैलरी में डाल दिए। उसके बाद बेसिक का 15% हम लोग डाल देंगे आपका डियरेंस अनाउंसमेंट, जिसे हम लोग डीए बोलते हैं, महंगाई भत्ता, ठीक है। 15% उसमें डालेंगे। फिर HRA, हाउस रेंट अलाउंस, मतलब भाड़ा, घर के भाड़ा के लिए आप मैं 3,000 रुपया डाल देता हूँ। 3,000 कैसे डाला, वो क्या किया, बेसिक के ऊपर 40% डाल दिया, ठीक है। कितना भाड़ा मैं दूंगा आपको हर मंथ, ठीक है। मतलब वो बाइफोकेट कर रहा है सैलरी को ना, अलग अलग हेड में डाल रहा है, क्योंकि डायरेक्ट सैलरी बोल के तो कोई नहीं देगा। इसका एक अलग अलग हेड होता है ताकि पे स्लिप में वो दिखे, ठीक है। फिर उसी सैलरी में से आपको ट्रेवलिंग अलाउंस दिखा दिया। ट्रेवलिंग अलाउंस कैसे दिखाया, यहाँ पे मैंने एक फार्मूला बना के रखा है, ठीक है। ये डेमो फार्मूला है, ये ओरिजिनल नहीं है, कंपनी कंपनी वेरी करता है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है कि अगर आपका सैलरी, आपका बेसिक सैलरी 10,000 से कम है तो आपको 1,500 रुपया ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा, ठीक है। अगर आपका सैलरी 20,000 से कम है और 10,000 के भीतर है तो आपको 2,000 रुपया ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा, ठीक है। अगर आपका सैलरी 30,000 से कम है और 20,000 के बीच में, 20 और 30 के बीच में है, तो आपको 2,500 रुपया ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा। और 30-40 के नीचे है तो 3,000, 50 के नीचे है तो 3,500, और 1 लाख के नीचे है तो 4,000, ठीक है। ऐसे करके बना दिया। अब इस पे आप अलग अलग भी कर सकते हैं कि मोर देन 1 लाख होगा तो क्या होगा, 2 लैक्स होगा तो क्या होगा, अपने हिसाब से कंपनी बनाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन सबको जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद क्या होता है कि ये टोटल सैलरी आ जाती है कि आपका भैया इतना टोटल सैलरी है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। मैंने यहाँ क्या डाला था अभी, 15,000, ठीक है। पर सैलरी कितना है अभी यहाँ पे, ये, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे 15,000 तो मैंने डाला है, अब ये टोटल मिलके 15,000 होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ कुछ कंपनी क्या करती है कि इसमें एक और रो इंसर्ट कर देगी और अदर अलाउंसेस बोल के दिखा देगी। ये तो फार्मूला के बेस से आ गया। अब जो बैलेंस बचा 15,000 माइनस 13,000, 1,850 रुपया, इसको डाल देगी यहाँ पे अदर अलाउंसेस बोल के, ठीक है। तो जब अदर अलाउंसेस डाल देगी तो इसका प्लस ये आपका टोटल 15,000 रुपया आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला में अगर आया, मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि अदर अलाउंसेस यहाँ पे डाल दिए हम लोग। तो कंपनी क्या करती है, जो बैलेंस अमाउंट बचा उसको अदर अलाउंस में डाल दिया और टोटल सैलरी को मैच करा दिया 15,000 रुपया, ठीक है। तो ऐसे करके क्या सैलरी का कैलकुलेशन बनता है, ठीक है। उसके बाद कुछ डिडक्शन होता है। अब जो बहुत सारा जगह में क्या होता है, इस पार्ट को ना हाइड करके रखा जाता है। इस पार्ट पार्ट को आप लोग हाइड करके रखा जाता है, इसको हाइड किया कर दिया जाता है। और जो भी कैलकुलेशन होता है इस पार्ट में होता है। फिर से क्या किया जाता है कि बेसिक सैलरी लिखा जाता है, बेसिक सैलरी कैसे लिख के उसके बाद जो भी सैलरी आपका है यहाँ पे, उसको डे वाइज डे से इंटू किया जाता है। क्या किया जाता है मैं बता देता हूँ। लाइक 30 डे, अप्रैल को, अप्रैल मंथ में कितने डे डे होते हैं, 30, तो डे इन मंथ क्या लिखा गया, 30। उसके बाद पेएबल डे, मतलब आप कितना दिन प्रेजेंट थे। लाइक अगर आप 29 डे प्रेजेंट है तो 29 डे के हिसाब से सैलरी सैलरी कैलकुलेट होगा। 30 डे प्रेजेंट है, 30 डे के हिसाब से यहाँ सैलरी प्रेजेंट कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि टोटल G5 मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हाइड करके रखा हूँ मैं, इसको अनहाइड कर देता हूँ एक बार के लिए अभी। देखिए G5 मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी बेसिक सैलरी है, ठीक है, जो भी बेसिक सैलरी है उसके ऊपर ये डिवाइड कर दिया। जी G5 मतलब बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाई 30, मतलब पर डे का निकल जाएगा बेसिक के हिसाब से, पर डे इंटू O5 मतलब जितना दिन प्रेजेंट है। तो पर डे के पहले पर डे निकाल दिया, उसके बाद 30 दिन से इंटू कर दिया। मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या निकाला गया है। यहाँ पे फार्मूला क्या था, G5 मतलब ये बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाई 30 डेज, उस मंथ में 30 दिन होता है तो एक दिन का सैलरी निकल गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 31 दिन होता तो 31 दिन के हिसाब से ये निकलता, और 30 दिन है तो 30 दिन के हिसाब से ये निकला, ठीक है। इनटू क्या किया गया, 30 को, क्यों क्यों किया 30 से, क्योंकि 30 दिन वो प्रेजेंट है। अगर वो 29 दिन प्रेजेंट होता तो उसके हिसाब से ये सैलरी बनता, अगर वो 25 दिन प्रेजेंट होता तो ये सैलरी बनता, ठीक है। तो इसके लिए ये फार्मूला यूज किया गया।
फिर डियरेंस एंड लर्न्स का भी सेम फार्मूला है, ठीक है। डियरेंस से उसको डिवाइड करेंगे। एचआरए का सेम होगा, स्पेशल अलाउंस का सेम होगा, ठीक है। स्पेशल नहीं, इसको बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस का भी सेम होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक यहाँ पे अदर अलाउंसेस ऐड किया था, तो अदर अलाउंस को ऐड कर लेते हैं और उस फार्मूला का टान देते हैं। देखिए मेरा ये फार्मूला यहाँ से आ गया, ठीक है। अदर अलाउंस का भी मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे, टोटल मैच कर गया मेरा, ठीक है। अब उसके बाद ओवर टाइम कुछ होता है तो उसमें मैनुअल ऐड कर दिया जाता है, इंसेंटिव कुछ होता है तो उस समय मैं इंसेंटिव कुछ अगर होता है तो उसको ऐड कर दिया जाता है। इंसेंटिव भी क्या होता है मैं बताता हूँ। इंसेंटिव लाइक कि ओवर टाइम कब दिया जाता है, जब आप सपोज कीजिए किसी फैक्ट्री में है, 8 घंटा का शिफ्ट है, अगर आपने 9 घंटा कर दिया तो 1 घंटा का ओवर टाइम मिलता है, ठीक है। ऑफिस में नहीं होता बट फैक्ट्रीज वाले एरिया में होता है, ठीक है। और इंसेंटिव क्या होता है, तो इंसेंटिव लाइक ये होता है कि सेल्स वाले का क्या होता है कि अगर आप 100 प्रोडक्ट आपको टारगेट दिया गया है, ठीक है, इस मंथ, और आपने 100 अचीव कर लिया तो आपको 5% या 5% या 2% सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। ऐसे करके कैलकुलेशन कर दिया जाता है, तो वो इंसेंटिव में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इस टोटल सैलरी को पकड़ लेते हैं हम लोग। ओवरऑल टोटल सैलरी यहाँ दिख गया, कितना दिखा, 15,000। क्यों दिखा, क्यों मैंने यहाँ पे 15,000 ही डाला था, ठीक है। तो 15,000 के हिसाब से कैलकुलेशन आ गया पूरा। अब उस कैलकुलेशन में इम्प्लॉय डिडक्शन आता है। अब इम्प्लॉय डिडक्शन क्या क्या होता है ये देख लीजिए। एक तो होता है पीएफ। पीएफ में क्या होता है कि 15% आपको 12% पीएफ आपके अकाउंट से कटेगा, ठीक है। आपके सैलरी से 12% पीएफ कटेगा और ये पीएफ जमा हो जाएगा गवर्नमेंट के पास, ठीक है, जिसे आप इन फ्यूचर निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला चीज ये आपके सैलरी से ही कटेगा। तो ये किस पे कटता है, बेसिक और डीए के ऊपर, ठीक है, 12%। और इसका एक रूल्स है, ये पीएफ जो है वो आपके टोटल जो सैलरी है, सैलरी के ऊपर 12% कटेगा, लेकिन 1800 से ज्यादा नहीं कटेगा, ठीक है। अगर किसी का सैलरी 1 लाख रुपया, उसके ऊपर अगर पीएफ काटेंगे तो 18% तो 18,000 रुपया हो जाएगा। तो 18,000 नहीं जमा होगा, उसके अकाउंट में सिर्फ 1800 रुपया ही होगा। इसलिए ये फार्मूला वैसे ही दिया गया है कि क्यू Q5 और R5 इक्वल टू 12%। 12%, ठीक है, 12% काउंट करेगा। लेस देन 1800 रुपया आएगा तो, अगर 1800 रुपये से कम आएगा तो Q5 और R5 को इंटू करेगा 12 से। मतलब अगर कोई भी, जैसे कि इस केस में देखिए, इस केस में क्या हुआ कि इन दोनों का जब उसने 12% निकाला ना, तो 1800 से कम था, ठीक है, 1800 से ज्यादा था, तो उसने 12% कैलकुलेट फिर नहीं किया, उसकी जगह पे उसने 1800 ही बैठा दिया। देखिए यहाँ पे इसका अगर एक्चुअल पैसा देखेंगे तो कितना आएगा, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ऊपर में। देखिए यहाँ पे कितना आएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन, दिस प्लस दिस इंटू 12%। देखिए 12,000 रुपया आता है ना, तो 12,000 नहीं दिया है यहाँ पे, सिर्फ 1800 रुपया ही दिया, क्योंकि 1800 रुपया ही लिमिट है, ठीक है। ये आता है पीएफ के अकाउंट में, ठीक है। पीएफ का एक अकाउंट नंबर होता है, अकाउंट नंबर 1, उसमें हम लोग जमा कराते हैं। फिर आते हैं ईएसआई में। पीएफ का दो पार्ट होता है, एक तो होता है इम्प्लॉय पार्ट, एक होता है इम्प्लॉयर पार्ट। तो पहले हम लोग इम्प्लॉय पार्ट अभी सीख रहे हैं, ठीक है। फिर आता है ईएसआई। ईएसआई का मतलब क्या होता है, ईपीएफ का मतलब होता है इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ईएसआई का फुल फॉर्म होता है इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अब 0.75% आपके सैलरी से कटता है। किस सैलरी से कटता है, जो आपको पेबल होता है, मतलब ग्रॉस सैलरी जो निकाला गया उसके हिसाब से। मतलब अगर आप एब्सेंट है, आपके अगर आप एब्सेंट है, सपोज यहाँ 25 दिन ही काम किए हैं, तो 5 दिन माइनस करके जो सैलरी यहाँ बनेगा उसके बेस पे एएसआई आपका कैलकुलेट होगा। कितना कैलकुलेट होगा, 0.75। अब इसका भी एक रूल्स है। ये रूल्स ये है, अगर किसी का सैलरी, ग्रॉस सैलरी, यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी है वो 21,000 से ज्यादा है, तो उसको ईएसआई नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर किसी का सैलरी 21,000 से ज्यादा है, 21,000, इंटायर इंडिया का बात कर रहा हूँ, ठीक है, पैन इंडिया का। अगर किसी का सैलरी 21,000 से ज्यादा है तो उसको ईएसआई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए देखिए इसमें नहीं आया, क्योंकि 31,000 है, 1,71,000 है, इसलिए नहीं हुआ। यहाँ 35,000 है, इसलिए नहीं हुआ। यहाँ पे 38,000 इसलिए नहीं हुआ, 32,000 नहीं हुआ, बाकी सब में हुआ है, क्योंकि इन लोग का सैलरी
21,000 से कम है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद एक टीडीएस कटता है। टीडीएस का जो पार्ट है ना, ये मैं बाद में बताऊंगा। टीडीएस का एक अलग ही चैप्टर रखेंगे, क्योंकि टीडीएस बहुत वास्ट चैप्टर है, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो ये टीडीएस का पार्ट अभी छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद एक प्रोफेशनल टैक्स करता है। प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है कि जो भी ऑफिस एम्प्लॉय लोग काम करते हैं ऑफिस में, ठीक है, उनका एक प्रोफेशनल टैक्स करता है। क्या करता है प्रोफेशनल टैक्स का एक अलग से कैलकुलेशन होता है। लाइक मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, तो वेस्ट बंगाल के हिसाब से क्या होता है कि जो भी सैलरी आपका ग्रॉस है, ठीक है, अगर वो 10,000 से कम है तो आपको 0% प्रोफेशनल टैक्स देना होगा। मतलब 0% नहीं, ये रुपए में होता है, तो 0 रुपये आपको टैक्स प्रोफेशनल टैक्स देना होगा। अगर वो 10 से 15 के बीच में है तो 110 रुपया, अगर 15 से 25 के बीच में है तो 130 रुपया, और 25 से 40 के बीच में, 40,000 के बीच में है तो 150 रुपया, और 40,000 से ऊपर है तो 200 रुपया। तो मैक्सिमम 200 रुपया ही प्रोफेशनल टैक्स जाता है, ठीक है। उसके बाद टोटल डिडक्शन का ये अलग कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल ग्रॉस सैलरी से टोटल डिडक्शन माइनस करेंगे, यही आपका सैलरी जो है आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, ठीक है। यही सैलरी आपके बैंक अकाउंट में जाता है, जिसको हम लोग नेट सैलरी बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा एक कैलकुलेशन। उसके बाद इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आता है। इम्प्लॉय अपने तरफ से क्या देता है, ये समझ लेते हैं क्विकली। या इम्प्लॉय अपने तरफ से भी पीएफ देता है 12%। 8.33% एक आता है ईपीएस में, इम्प्लॉय प्रोविडेंट पेंशन स्कीम, इसमें आ जाता है 8.33। अकाउंट नंबर 10 इसमें चला जाता है। ये भी कैलकुलेशन वैसे ही होता है जैसे पीएफ का हुआ था। पीएफ का कैलकुलेशन कैसे हुआ था, ये जो 12% निकाले हैं ना, इसको हम लोग 8.33 कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसी के ऊपर हम लोग माइनस जो बचता है 3.67%, वो यहाँ आ जाता है ईपीएफ में, इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो इसमें चला जाता है अकाउंट नंबर 1 में। देखिए यहाँ पे भी अकाउंट नंबर है, यहाँ पर भी अकाउंट नंबर है, बट ये पीएफ का अकाउंट नंबर है, ठीक है। इसमें जाता है 12% इम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन से, और ईपीएफ में जाता है 3.67% इम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद एडमिन चार्जेस भी लगता है 0.5% अकाउंट नंबर 2 के कंट्रीब्यूशन से, मिनिमम 500, ठीक है। मतलब जितने भी इम्प्लॉय हैं उसमें से अगर सारा इम्प्लॉय का मिला के अगर 490 रुपया यहाँ होता है ना, या 400 रुपया होता है टोटल में, फिर भी इम्प्लॉय को 500 रुपया ही जमा करना पड़ता है, ठीक है, मिनिमम। बट यहाँ पे तो 497 है, तो 497 ही जमा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 200 रुपया भी होता है ना, मिला के टोटल में यहाँ पे 200 रुपया होता, तो इम्प्लॉय को 500 रुपया ही जमा करना पड़ता ओवरऑल। तो मिनिमम आपको 500 रुपया तो देना ही देना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन, इसमें 0.5% जाता है अकाउंट नंबर 21 के अगेंस्ट, ठीक है। उसके बाद ईएसआई, ईएसआई में क्या करता है, सेम फॉर्मूला है, ईएसआई में भी 21,000 का लिमिट है, ठीक है। तो ईएसआई में 3.25% इम्प्लॉयर देता है अपने साइड से, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुटी, ग्रेजुटी का भी फार्मूला होता है। ग्रेजुटी के केस में क्या होता है कि अगर आपका 5 साल से ऊपर अगर किसी कंपनी में काम कर लिए हैं आप, तो आपको ग्रेजुटी मिलना कंपलसरी है, आपको ग्रेजुटी मिलेगा ही, ठीक है, रूल्स के हिसाब से, ठीक है, लेबर लॉ के हिसाब से आपको ग्रेजुटी मिलना मैंडेटरी है, ठीक है। चाहे आपके ऑफर लेटर लेटर में लिखा हो या ना लिखा हो, बट आपको ग्रेजुटी मिलना मैंडेटरी है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला है इसका, कि बेसिक प्लस जीए इंटू 15 डे, 15 दिन के मतलब मंथ का जो एक महीना होता है उसको हम लोग 26 दिन पकड़ा जाता है लेबर लॉ के हिसाब से, 26 दिन, और उसको 15 दिन का ही कैलकुलेशन निकालना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। 15 दिन का ही कैलकुलेशन यहाँ निकालना पड़ता है ग्रेजुटी के केस में, ठीक है। और ग्रेजुटी केस में एक फॉर्मूला होता है कि 4 पॉइंट समथिंग कुछ निकालता है कोई कोई, तो वो भी आप कर सकते हैं, बट मैंने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाला है कैलकुलेशन, कि ऐसे करके ग्रेजुटी का फॉर्मूला मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। कि डिवाइडेड बाई 12 इसलिए किया कि पर मंथ का ही आ गया, अगर मैं 12 नहीं लगाता तो काफी ज्यादा होता, ठीक है। तो ऐसे करके आप फार्मूला देके निकाल सकते हैं ग्रेजुटी का भी। बट ये ग्रेजुटी आपको सैलरी में नहीं मिलेगा, ये सब जमा होगा। जैसे आपका 5 साल क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद अगर आप छोड़ते हैं तो आपको ग्रेजुटी कंपनी पे कर देगी, ठीक है। तो ये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बोनस, बोनस का क्या है, बोनस का ये है कि आपका जो सैलरी है उसका 8.33% आपको बोनस मिलता है। जो नेट सैलरी है उसके ऊपर 8.33 आपको बोनस मिलता है। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी यही लिखा हुआ है, बोनस एक्ट में ये लिखा रहता है। अगर आप गूगल में यहाँ पे सर्च करेंगे बोनस एक्ट, मैं लिख देता हूँ वेस्ट बंगाल जैसे, ठीक है।
तो जैसे सर्च करूंगा तो पहले ही आएगा, यहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं दिखा देता हूँ बोनस के एक्ट में क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे एक खुला मेरा वेबसाइट, लेबर कमिश्नर, लेबर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, द पेमेंट ऑफ द बोनस एक्ट 1965। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस। द मिनिमम बोनस payable to an employee is 8.33% of his wages in the financial year और 100 रुपीज, और 100 रुपीज। ठीक है, मिनिमम जो भी ज्यादा हो, मिनिमम हो। ठीक है, विच एवर इज हायर द, कोई भी इनमें से जो भी ज्यादा हो वही आपको बोनस मिलेगा, विच एवर इज हायर। एंड मैक्सिमम बोनस इज 20%, या तो फिर मैक्सिमम बोनस 20% मिल सकता है। देखिए ज्यादा भी दे सकते हैं, इंप्लॉयर के ऊपर है, बट मिनिमम ये है लॉ के हिसाब से 8.33 पर, और मैक्सिमम 20% है। प्रेजेंटली एन एम्प्लॉय ड्राइंग wages up to rupees 10,000 per month is entitled to bonus on the basis of calculation of his wages up to rupees 35 per month। ठीक है, ये लिखा गया। अब इसका कैलकुलेशन भी एक होता है, जैसे मैंने अभी बताया था यहाँ पे कि सेमी स्किल, अनस्किल, सेमी स्किल और स्किल और हायर स्किल का कैलकुलेशन होता है, उस पे भी बोनस कैलकुलेट होता है। तो ये जो है ये आपका मिनिमम वेजेस का कैलकुलेशन आ गया। इसके हिसाब से उसमें गवर्नमेंट का सीलिंग ये रखा गया है। ठीक है, एक सीलिंग होता है, तो 7,000 सीलिंग है। और बोनस जो कैलकुलेट होता है इसके ऊपर होता है, जो भी मैक्सिमम होता है उसी के ऊपर 8.33% है। ठीक है, तो आपको पर मंथ ये बोनस तो जरूर मिलेगा। ठीक है, 900, 890 रुपीज, 900। अब डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, इससे ज्यादा भी आपको बोनस दे सकते हैं, कि ओवरऑल सैलरी जो आपका बनता है साल में उसके ऊपर आपको बोनस दे दिया जाता है। लाइक सपोज कीजिए कि उसका सैलरी जो मंथ एनुअली बना 2 लाख 8, ये वाला जो नेट सैलरी है आपके अकाउंट में जाता है 1377। ठीक है, इसको इसको इंटू कर देते हैं 12 से, ये आ गया 1 लाख। अब इसके ऊपर 8.33% बहुत सारे कंपनी देते हैं बोनस, मतलब जो सैलरी है वही सेम मिल जाता है और ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये एक महीना का बोनस मिल जाता है, बहुत सारे कंपनी ऐसे भी कैलकुलेट करता है। ठीक है, अच्छा ये आ गया, तो टोटल इम्प्लॉयड कंट्रीब्यूशन ये आ गया। ठीक है, अब कंपनी क्या करेगा, इस पैसे को तो जमा करेगा, इसको भी जमा करेगा, लेकिन इस पैसे को अपने पास रखेगा एज अ लाइबिलिटी, ताकि ये जब ईयर एंड हो, हर एक, या तो फिर वो मंथ में दे दे आपके सैलरी के संग, या तो फिर ईयर एंड हो, एक सपोज कीजिए दुर्गा पूजा या फिर दीपावली में आपको ये सैलरी एक जगह करके 12 महीना का एक बार में देते हैं। ठीक है, ये भी होता है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन ये आ गया। अब जो सीटीसी है, जिसको कॉस्ट टू कंपनी बोलते थे, वो क्या है, आपका टोटल जो यहाँ पे सैलरी है, इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एक्स फाइव क्या है, एक्स फाइव मतलब ग्रॉस सैलरी। ये जो ग्रॉस सैलरी है प्लस इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मिला के हो जाता है सीटीसी मंथली। ये मंथली सीटीसी है। अब इसको 12 से इंटू करेंगे तो ये आपका एनुअल सीटीसी हो गया। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेशन किया जाता है सैलरी का। ठीक है, इन एक्सेल, मैंने एक्सेल में ऑलमोस्ट समझा दिया कैसे कैलकुलेशन होता है। अब इसका इम्पैक्ट टैली में कैसे होगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका इम्पैक्ट टैली में कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।